अच्छा, तो उसके अंदर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी सिस्टमैटिक पेशेंट में और लंग कंप्लाइंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि 87 रिगार्डिंग द लंग कंप्लाइंस द फॉलोइंग ट्रू। तो लंग कंप्लाइंस क्या है, ओल्ड एज में और एम्फाइसीमा में भी बढ़ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो 88, a young male living in a populated town, he died in an RTA on autopsy. The lymph nodes of the lungs are found black in color. तो ब्लैक कौन से होते हैं, या कोल वर्कर होगा या एंथ्राकोसिस होगा। ठीक है। और कार्बन मैक्रोफेजेस के साथ अगर मेनली आएगा तो दैट इज ब्लैक विद द एंथ्राकोसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, a patient with 1 year history of shortness of breath presents with a cough. On examination, wheeze, hyperresonant chest, and decreased vocal prominence. PFT shows the decreased FVV and FVC, and also decreased lung elasticity. ठीक है, लंग एलास्टेज कम हो गया है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल एलास्टेज? तो एलास्टेज एक्टिविटी निकोटीन जो कि स्मोकिंग के साथ उसने जो है वो ली है, उसकी वजह से उसको जो है ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो गई। ठीक है। स्मोकिंग एसोसिएटेड है निकोटीन की वजह से। इलास्टेज जो है वो न्यूट्रोफिल इलास्टेज पे वो एक्ट करता है। ठीक है। और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो इलास्टिन एक्टिविटी है, इलास्टेज जो है वो इलास्टिन को तबाह कर बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है। तो इलास्टिक एक्टिविटी ऑफ द लंग्स जो है वो उसकी वजह से डैमेज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, 93, द पेशेंट हैज अ साइन ऑफ बिजीनोसिस। तो बिजीनोसिस जो है वो टेक्सटाइल वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत बिजी होते हैं। ठीक है। तो बिजीनोसिस टेक्सटाइल में हो सकता है या कॉटन, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपके पास कॉटन भी होती है, तो कॉटन वर्कर्स के अंदर भी बिजीनोसिस हो सकता है। ठीक है। 94, द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज रिलेटेड टू प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी से सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट से एआरडीएस, और एआरडीएस वो प्रीमेच्योरिटी के साथ एसोसिएटेड है। 95, the female was diagnosed alpha 1 antitrypsin deficiency. Which part of respiratory tract जो है इन्वॉल्व होगा? तो alveolar duct इन्वॉल्व होगा। और ये कौन सी डिजीज है? एम्फाइसीमा में कौन सा? पैन एसिनार एम्फाइसीमा। वेरी गुड। ठीक हो गया। सही है। हाँ, पैन एसिनार एम्फाइसीमा। 98, what pulmonary disease is commonly associated with the smoking, results in enlarged overinflated lung owing to the destruction of the alveolar walls with the diminished elastic recoil। तो क्या हो जाएगा? एम्फाइसीमा। 99, the diabetic mother presented with a respiratory distress, fetus should be given। तो बेटे को क्या देना है? बीटा मेथाजोन। ठीक है। फीटस को क्या देना है? बीटा मेथाजोन। मदर में डेक्सा देते हैं। ठीक है। बेटे को क्या देना है? बीटा मेथाजोन। 103, एस्थमेटिक पेशेंट विद रेस्पिरेटरी रेट 38 डिस्नी कब होगा? जब हमारे पास डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड होगी और उसके बाद इंक्रीज लंग कंप्लाइंट। 104, द टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर अकर इन ऑल एक्सेप्ट ड्रग ओवरडोज में टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं होता। 105, द निमोनिया कॉजेज विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर? तो टाइप 1 होता है निमोनिया के साथ, जिसमें हाइपोक्सीमिया होता है और नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। टाइप 2 में हाइपोक्सीमिया एंड हाइपर कैप्निया जो है वो मिलता है आपको। ठीक है। जो नमूनिया है, एआरडीएस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, वो आपको टाइप 1 में मिलते हैं। टाइप 2 में सीओपीडी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, जीबी सिंड्रोम, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन वाली चीजें हैं, वो टाइप 2 के अंदर आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, अ मैन हैड अ कार्डियक ट्रांसप्लांट 1 month ago, present with a fever and cough for the last 5 days. He gives history of using antibiotic for 6 months. Now, with no improvement in symptoms, on CT chest, he has left lower lobe basal consolidation, and CT brain shows the multiple abscess in brain. The gram staining revealed normal flora. What most likely causative agent? तो ऐसा एजेंट जो कि कार्डिक ट्रांसप्लांट के बाद फीवर कर रहा है, कफ कर रहा है, और एंटीबायोटिक्स भी उस पर कोई असर नहीं कर रही है, इसके अलावा लंग्स को इन्वॉल्वमेंट के साथ ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो जो नुकार्डिया होता है वो एब्सेस इन द ब्रेन कॉज करता है और वो लंग्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है। 107, the 35-year-old bed keeper presented with a flu-like illness.
ठीक है, तो बेड कीपर का मतलब है कि उसने जो है वो कोई परिंदे वगैरह रखे हुए हैं, तो उससे पैरट से पिस्टैकोसिस याद कर लो, क्लेमेडिया पिस्टैकोसिस, बेड कीपर, पैरट्स उसने रखे होंगे या कोई बर्ड्स रखी होंगी, तो उससे ये क्लेमेडिया पिस्टैकोसिस याद कर लो। 108, द पर्सन विद द डिफिकल्टी इन swallowing, देयर वाज सम वाइट ग्रोथ inside the esophagus with the pseudo hyphae, likely reason is what? तो जो pseudo hyphae है ये आप इसके अंदर नीचे हमारे पास आ जाएंगे। म्यूकोर एंड राइजोपस जो हैं वो डीके के पेशेंट में हैं, ठीक है, जो नॉन सेप्टेट हाइफे होते हैं, ठीक है। और एस्पर्गुलस जो होती हैं ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ये सेप्टेट हाइफे होते हैं। कैंडिडा जो है वो सूडो हाइफे होता है, और जो क्रिप्टोकोकस है वो उसके अंदर जो है वो बडिंग आ जाएगी या नॉट डायमॉर्फिक आ जाएगा। और आखिरी जो है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस है, जो कि रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज आते हैं, मिकोर एंड राइजोपस के भी आते हैं, ठीक है, जो डीके के अंदर मोस्ट कॉमन है। फिर वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट म्यूकोर की बहुत ज्यादा कॉमन है देन राइजोपस, ठीक है। एस्पर्गुलस नॉन सेप्टेड, सॉरी, सेप्टेट हाइफे आ जाएगा, कैंडिडा सूडो हाइफे आ जाएगा, और हिस्टोप्लाज्मोसिस का एमसीक्यूज आता है विद द रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्व। Question number 109, histoplasmosis most commonly involved organ system is reticuloendothelial system. 110, cotton industry के साथ byssinosis. 111, the 10-year-old boy present with a recurrent upper respiratory tract infection. History revealed that he also had complained of chronic diarrhea and bronchiectasis. तो इसको क्या है? 65, ठीक है। और 65 फाइब्रोसिस के अंदर हम क्या कराते हैं? स्वेट क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, द सेरोलॉजी टेस्ट फॉर द एस्परगुलस क्या है? ग्लैक्टोसाइडेज है। क्वेश्चन नंबर 118, ऑन माइक्रोस्कोपी ऑफ द lymph nodes, the biopsy specimen granuloma with caseous necrosis found for the diagnosis of TB। तो हमने क्या देखना है? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पुटम AFB। 119, ठीक है, स्मोकिंग, रेडॉन एक्सपोजर और एस्बेस्टोस, a man working and smokers from the long time having, हाँ 112, सॉरी, ग्लैक्टोमैन, ग्लैक्टोसाइडेज है, ग्लैक्टोमैन, ग्लैक्टोमैन, ठीक है, मैंने ग्लैक्टोसाइडेज बोल दिया। सीरोलॉजी टेस्ट एस्परगुलस का ग्लैक्टोमैन उसमें इंक्रीज होता है, एस्परगुलस में। अच्छा 119, the man working and smoking from the long term having non-productive cough which is worsen for the past 2 months। एक तो स्मोकर आ गया, तो स्मोकिंग, नॉन स्मोकर्स में पास दफा फिर रेडॉन, और आखिरी जो है वो हमारे पास एस्बेस्टोस आ जाती है, जो कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा करता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस सारा से याद कर लो, सीक्वेंस तो सारा के नाम से सीक्वेंस याद कर लो। क्वेश्चन नंबर है 121, a patient in RTA had head injury after which he has increased respiration। तो मैंने पहले ही बताया था, एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन, कि जब आपके पास हेड इंजरी आती है तो चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग आती है, और जब आपके पास डीके आता है तो कौन सी ब्रीदिंग आती है? The small. स्मॉल ब्रीदिंग। वेरी गुड। हाँ, स्मॉल ब्रीदिंग। Question number 122, the 45-year-old previously normal lady having the dyspnea, dry cough fever 3 months back recovered from 1 month when she went on vaccination। तो वेकेशन, सॉरी, ठीक है, वेकेशन पे गई है, तो इसका क्या मतलब है? उसके पास घर में क्या पड़े हुए हैं? पेट्स पड़े हुए हैं। पेट्स की वजह से उसको हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस होता है, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन होता है, ठीक है। जब वो वेकेशन पे जाती है तो वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये वही एमसीक्यूज है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। 124, and expiratory volume will be increased in what? तो COPD में and expiratory volume बढ़ जाएगा। 126, the type 1 hypersensitivity reaction occur due to xenophils जो है वो inhaled dust की वजह से होंगे, allergic reaction अगर हुआ है। 128, a girl has bronchial obstruction but alveoli are still irritated by bronchus and do not collapse। क्यों? क्योंकि उनके अंदर alveolar pores होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो collapse नहीं करते, ठीक है। 133, a child previously having the TB comes to you with the complaint of fever and cough along with the noisy breathing
and difficulty in swallowing. Now diagnosed as retropharyngeal abscess, तो जो retropharyngeal abscess है वो प्रीवर्टिबल फेशिया में जाती है, और प्रीवर्टिबल फेशिया का abscess कौन से mediastinum में आता है? Superior mediastinum. 135, the person working in the digging deep the earth crust is prone to have, तो माइंस के अंदर डीप अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिकोसिस होता है, ठीक है, माइन वर्कर हो गया, डीप अर्थ क्रस्ट हो गया। 136, द चाइल्ड प्रेजेंट विद द क्रॉनिक कफ टू केटीटी फॉर कफ बट कफ नॉट रिजॉल्व ऑन एग्जामिनेशन, क्लबिंग आपको मिली, एनीमिया, लो बीएमआई, एक्सरे पे क्या है, ट्रैम ट्रैक लाइक साइन, तो ब्रोंकियोस्टेसिस के अंदर और पल्मोनरी एडीमा में हमारे पास ट्रैम ट्रैक लाइक साइंस आ जाते हैं। 137, लेकिन अगर क्लबिंग के साथ आएगा तो ब्रोंकियोस्टेसिस ही होगा, ठीक है, पल्मोनरी एडीमा में वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री देंगे, ठीक है। 137, the woman with the long-standing asthma and depressive disorder, most likely immunological change, increased lymphocytic proliferative response. 139, the patient presented with the fever, weight loss, and tongue ulcer. X-ray show bilateral hilar lymphadenopathy. Microscopy show caseous necrosis. तो इसमें क्या होगा? टीबी जो है वो होगा। डॉक्टर राबिया सुन रही हैं आप मुझे? अभी हैं इधर अवेलेबल है जिन्होंने क्वेश्चन किया था? हाँ ठीक है, समझ आ गई है इस क्वेश्चन की? सेम नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरे की फाइंडिंग आ रही है, एक्सरे नॉर्मल होगा इसी क्वेश्चन में, तो क्या ऑप्शन होगी आप ही बता दें प्लीज। एक्सरे नॉर्मल होगा इसी क्वेश्चन में, तो फाइंडिंग्स क्या होंगी हमारे पास, क्या ऑप्शन होंगी? हिस्टोप्लाज्मोसिस, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर एक्सरे में आएगा तो टीबी, ठीक है, ओके। Question number 142. The young girl with the difficulty in breathing, her vitals were fine except respiratory rate was decreased. Nothing on auscultation. Sputum result were negative. On X-ray, there was hilar lymphadenopathy and a nodular lesion in the middle lobe of the same lung. तो ये भी hypersensitive pneumonitis है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर इन्होंने हमें कोई मतलब हिस्ट्री तो नहीं दी हुई कि उसके पास जो है वो थे, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है कि हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, नोड्यूलर लीजन्स है मिडल लोब के अंदर सेम साइड में, लेकिन स्पूटम रिजल्ट नेगेटिव है। अब कुछ चीजें होती हैं जो आपने रूल आउट करनी होती हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं जिसके अंदर आपने चीजों को रूल आउट करना है। वो कैसे करना है? अगर मैं इसमें टीबी की बात करती तो स्पूटम कल्चर को क्या होना चाहिए था? स्पूटम फॉर एएफबी क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए था। एक चीज रूल आउट होगी, लेप्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए था हमारे पास, कौन सी स्क्रैपिंग है उसके जिक्र होना चाहिए था? नेजल स्क्रैपिंग का, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आपके पास हाइलर लिम्फेडिनोपैथी नहीं आती, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमारे पास वो ऑस्लर नोड्स, रॉथ स्पॉट्स, जेनवेलियंस, वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हम सीवीएस में करेंगे, ठीक है। उसके जो है वो क्राइटेरियाज है, हमने वो जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में तो कुछ चीजें रूल आउट करके करनी है, ठीक है। तो इसमें फिर पीछे हमारे पास हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस बचा, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास लीजन आ सकती है लोब ऑफ द लंग में। इसके अलावा जो है वो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी भी आ सकती है। 143, चाइल्ड विद सुपाइन पोजीशन पीनट एस्पायरेट किया तो सीधा अगर लेटा है तो राइट अपर लोब का कौन सा पोर्शन होगा सीधा लेटे हुए? एपिकल या सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में, posterior lobe of right lower lobe, posterior lower या basal, ठीक है। राइट lateral पोजीशन में अपर लोब का सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर नहीं, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब, सारा पोस्टीरियर राइट अपर लोब, वेरी गुड, ठीक है। और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में
हाँ, इंफीरियर लिंगुलर लेफ्ट अपर लोब, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया, वेरी गुड। इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 145, विच विल नॉट बी प्रेजेंट इन द लंग हेमाटोमा। तो आपके पास कार्टिलेज इन लियन एरिया नहीं मिलेगा। 146, द इंडिकेशन फॉर एंडोब्रेकियल इंट्यूबेशन ये होती है जब शॉर्ट नेक हो। 147, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन तब होती है जब हाइपोक्सिया हो। 149, the young man of 30 years old having kyphoscoliosis in which respiratory muscle weakness अगर है, डिक्रीज रेस्पिरेशन क्यों होगी, क्योंकि उसकी वाइटल कैपेसिटी जो है वो लंग की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। काइफोस्कोलियोसिस की वजह से जो लंग की अपनी शेप है वो भी खराब हो जाएगी, ठीक है। स्पाइन जब आके कंप्रेस करेगा तो लंग को उतना मिलेगा ही नहीं जगह कि वो एक्सपैंड भी कर सके। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? बस इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। उसके बाद जो कैपेसिटी, तो उसके अंदर क्या है कि हाँ, क्योंकि ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो है वो रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का प्रेस होता है, तो मैक्सिमम ही जितना एक्सपायर किया, जितना इंस्पायर किया टाइडल वॉल्यूम के अबव, ठीक है, उसके बाद जो है दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। जब काइफोस्कोलियोसिस में शेप ऑफ द स्पाइन चेंज हो जाएगी, प्रेशर ऑन द लंग ज्यादा हो जाएगा, तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। 151, in weather changes asthmatic having cough which receptors involved, तो weather change होगा, अस्थमा में एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होते हैं तो इरिटेंट रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। 153, the mother has child of 10 years diagnosed with a meningitis and now she asks that another child 4 and 6 years old are at the risk of meningitis। तो रूट ऑफ स्प्रेड क्या होगा मेनिंजाइटिस का, उसका ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एक से दूसरे बच्चे को लगेगा। 156, a female presented with the isolated lung mass in the periphery of the right lung। तो पेरिफेरल कौन सा होता है? अडीनोकार्सिनोमा। सेंट्रल कौन सा होता है? Small and squamous, small and squamous। 158, the stimulus for the pulmonary vasoconstriction is decreased oxygen। 159, the child or 9-year-old girl present to you with the complaint of shortness of breath and auscultation, chest was clear, no murmur gallop, X-ray show hilar lymphadenopathy, 1 centimeter nodule in right middle lobe, no filtration, no mass, sputum and blood टेस्ट आर आल्सो नेगेटिव। तो डायग्नोसिस क्या है? कार्सिनॉइड ट्यूमर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हाइलर लिम्फोडेनोपैथी हो जाएगी और मिडल लोब के अंदर अगर लीजन आएगी, इन्फिल्ट्रेशन आएंगी और कोई इन्फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं आएंगी, तो उसमें कार्सिनॉइड ट्यूमर की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि पेशेंट को जो है वो हाइडर लिम्फोडेनोपैथी होने लग गई है और एक कोई जो है वो मिडल लोब में नोड्यूल भी मिल रहा है। तो ये भी जो एमसीक्यूज है वो ऐसे ही है कि रूल आउट आपने करना है। अब अगर इसके अंदर मैं बात करती इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, तो फिर उसमें वही बात आ जाती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर हमारे पास कार्डिक प्रॉब्लम्स आने चाहिए, कोई मरमर, कोई गैलप आनी चाहिए थी, ठीक है। आर्टीरियल मायोक्सोमा अगर होता तो उसके अंदर भी कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं। माइकोबैक्टीरियम टीबी के अंदर नाइट स्वेट्स, फीवर, वेट लॉस, ये सिम्टम्स जरूर आने चाहिए थे, ठीक है। ऑस्कल्टेशन पे चेस्ट क्लियर टीबी में बहुत कॉमन है कि नहीं होगी, ठीक है। कार्सिनॉइड ट्यूमर के अंदर अगर हमारे पास सिर्फ मिडल लोब में एक नोड्यूल है 1 सेंटीमीटर का, तो उसके अंदर हो सकता है कि बाकी जो है वो चेस्ट क्लियर हो। अच्छा, और जो सार्किडोसिस आता है वो इंटरस्टिशियल लंग जो डिजीजेस होती है उनके अंदर मोस्टली फाइब्रोसिस वगैरह आ रही होती है, ड्राई कफ आ रही होती है। तो सार्किडोसिस में भी इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते कि चेस्ट एक्सरे आपको ऑस्कल्टेशन पे कुछ चेस्ट पे क्लियर मिले, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के अंदर भी नहीं, आपको चेस्ट तो क्लियर नहीं मिल सकती, चेस्ट नहीं क्लियर मिल सकती उस सिचुएशन में।
ठीक है। कार्सिनाइड ट्यूमर तब भी हो सकता है जब अगर वो कहीं से मेटास्टाइज हो गया हो। तो हो सकता है कि सिर्फ एक नोड्यूल या सिर्फ एक लंग का, उन्होंने जैसे बताया है कि यहाँ पे सिर्फ एक लंग का नोड्यूल, एक 1 सेंटीमीटर का नोड्यूल है। अब 1 सेंटीमीटर के नोड्यूल ने क्या ही चेस्ट पे आपके देना है। ठीक है, वो एक पॉइंट पे होगा और उस पॉइंट पे जो है वो हो सकता है कि क्रेप्स या वीज वगैरह आए या ब्रोंकोस्पैज्म की कोई कंडीशन आए तो आए, वरना चेस्ट क्लियर हो सकती है कार्सिनाइड ट्यूमर पे। ठीक है, न्यूमोनाइटिस हो गया, सार्काइडोसिस हो गया, ठीक है, इनके अंदर तो आपको क्रेपिटेशन वीज वगैरह जो है ये चीजें आएंगी। 162 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। 163 15-year-old gardener with a history of chest pain, no other symptom, x-ray was done which shows the round mass which is calcified aspergillus. 164 thymoma is associated with the myasthenia gravis. What other disease is associated with it? Red पे वो रेड सेल एप्लेजिया जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस और थाइमोमा के साथ एसोसिएटेड होता है। 165 फीमेल विद सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी हिस्टोलॉजी शो ग्रेनुलोमेटा डायग्नोसिस ऑफ टीबी इज स्ट्रांगली सजेस्टेड ड्यू टू एएफबी। इधर नहीं है तो मेंटॉक्स टेस्ट लगा देंगे। ठीक है। 166 the patient having the cervical lymphadenopathy is suspected as having the TB. Which of the following will most likely give the diagnosis of TB? तो उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, केशियस नेक्रोसिस। अच्छा, 167 द लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या प्रेजेंट करती है? फीटल लंग्स में सरफेक्टेंट की अमाउंट। ठीक है, फीटल लंग्स की जो मैचुरेशन है वो लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन रेशो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बताता है। ठीक है, तो जब ये रेशो कम होती है तो इसका क्या मतलब है कि लंग मैच्योर नहीं हुए हैं। तो बच्चे को क्या दे दो? बीटा में। 168 द पेशेंट हैज एम्फाइसीमा तो क्या इंक्रीज कर देगा? प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड। 170 द टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन सार्कोइडोसिस टी lymphocytes. 172 the 68-year-old male has copious amount of fluid in the left pleural cavity due to acute pleurisy. When you examine him as he sits up in the bed, trunk upright किए, where would be the fluid tend to go? तो फ्लूइड जाहिर है नीचे चला जाएगा रिब्स और डायफ्राम के एंगल पे, तो कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस में चला जाएगा। 173 the player hike to the mountain having low oxygen, ये रिपीट है। अब आ जाए 178 पे, नेक्स्ट पेज पे। 178 इंक्रीज लिम्फोसाइट कैन बी सीन इन द टीबी में भी शो हो सकते हैं और इसके अलावा टी लिम्फोसाइट सार्काइडोसिस में। 179 इफ द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कट। तो नहीं पता ये यूरिनरी ब्लैडर वाला यहाँ पे क्यों दे दिया है। ठीक है, तो हम ब्लैडर वाले में ही करेंगे। 180 the patient presented to you with a pleural effusion, he is dyspneic and weak and has fetal edema. Pleural effusion का एस्पायरेट किया है ट्रांसुडेट फ्लूइड है। ट्रांसुडेट फ्लूइड की क्या फाइंडिंग होती है कि उसके अंदर सेल काउंट कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 child presented with a decreased breath sounds and chest movement on the left side which improved on holding him up. Revealed the X-ray revealed the coils of intestine on the left side of the chest. तो coils of intestine ऊपर कैसे गए? प्लूरी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो डायफ्राम बनाने में हेल्प करेगी वो ठीक नहीं बनी है, इनकम्प्लीट है। तो जो इंटेस्टाइन है वो ऊपर चेस्ट में भी शो है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट प्लूरीपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। 186 the patient has alert TI for many days on histology respiratory tree which of the following will be damaged? तो चिड़िया जो है वो डैमेज होता है। 187 the young man with a heart failure bilateral pleural effusion in the pleural tab low protein content किस पे आता है हमारे पास? ट्रांजिटेट्स में। ठीक है। 188 the patient presented with a worsening pneumonia associated with the production of large quantity of red brown sputum। red brown sputum क्लिब्जेला में, ग्रीन sputum हमारे पास सुडोमोनास में। ठीक है, और ठीक है, और लीजियोनेला के साथ हमारे पास वाटरी हिस्ट्री आएगी या एसीज की हिस्ट्री आएगी। ठीक है,
स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के अंदर मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से नमूनिया होता है, लोबार नमूनिया। इसके अलावा जिसके अंदर हमारे पास हमारी कह लो कि ऑल्टर्ड सेंसोरियम होता है, वो भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है। ठीक है। 189, द पेशेंट आफ्टर आर्टरी हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस then died on autopsy, pulmonary infarct was found, history of femur fracture 4 days back। तो कौन सा होगा? फैट एम्बोलिज्म, जो कि मैरो एम्बोलिज्म है। ठीक है, ये कल मैंने बताया था। 189, द प्राइमरी टीबी फोकस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो कैल्सिफाइड पल्मोनरी फोकसेस, गॉन कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। 191, द बॉय आफ्टर ब्लड ट्रॉमा टू द आई प्रेजेंट टू यू विद द लोअर ऑर्बिट फ्रैक्चर, क्रैकलिंग साउंड एंड पैल्पेशन एंड ब्लड अकोमोडेशन। तो इसको हम सर्जिकल एम्फाइसीमा कहते हैं। क्रैकलिंग साउंड से फ्रैक्चर बोन पीसेस भी हो सकता था, लेकिन सर्जिकल एम्फाइसीमा में और बोन पीसेस फ्रैक्चर में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि सर्जिकल एम्फाइसीमा में ब्लड जो है वो अकोमुलेट कर जाता है। 192, रिगार्डिंग माइकोबैक्टीरियम लेप्रेट हु इज इंट्रासेल्युलर एएफबी होता है। 193, अगर पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म है तो ऑटोप्सी ऑफ फैट एम्बोलिज्म कैसे विजुअलाइज होगी? फैट स्टेन से। 194, an old man with the non-productive cough X-ray shows the lower lobe rounding and afebrile antibiotic given। क्रैकलिंग लंग्स में होगा, आंख उसकी खराब हुई है, ब्लंट ट्रॉमा टू द आई हुआ है, लंग्स में कैसे क्रैकलिंग पहुंच गई? डॉक्टर आव्या, उसको देखिए, जब बोन टूटती है ना, जब आपके पास नेजल बोन टूटी है एम्फाइसीमा के अंदर, हाँ क्रैकलिंग हो। ये सर्जिकल एम्फाइसीमा और है, वो लंग्स का एम्फाइसीमा और है थोड़ा सा। ठीक है। सर्जिकल एम्फाइसीमा के अंदर अगर आपकी ये, हाँ क्रैक स्किन पर बोन जब भी फ्रैक्चर होगा तो उससे क्रैकलिंग साउंड होगी। आपकी नेजल बोन फ्रैक्चर होगी है, नेजल बोन फ्रैक्चर का क्या होता है? वो क्रैकलिंग साउंड आती है। जब आप वो बोन की एग्जामिनेशन करते हैं तो नेजल बोन जो है वो क्रैकलिंग साउंड देती है फ्रैक्चर पे। ठीक है। तो जो सर्जिकल एम्फाइसीमा है उसके अंदर और फ्रैक्चर बोन्स के अंदर इस वाले एमसीक्यूज में सिर्फ इतना सा फर्क है कि हेमरेज जो है वो उसकी ब्लड की कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, सर्जिकल एम्फाइसीमा में। हाँ क्रेपिटस होते हैं, क्रैकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो स्किन पे, वो और चीज है। जो लंग का एम्फाइसीमा है दैट इज द अदर थिंग। 194, an old man with a non-productive cough. X-ray shows the lower lobe round lesion, afebrile antibiotic given, but no improvement. Same X-ray finding, bronchoalveolar lavage done, atypical cells with the scattered macrophages आए हैं, तो bronchoalveolar carcinoma है, जिसके अंदर राउंड लीजन्स आ गई हैं। एंटीबायोटिक पे भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, ब्रोंकोअल्वेolar लेवाज भी करवा दिया है और एटिपिकल सेल्स आ गए हैं। ठीक है। 195, ठीक है, ये हमने कल किया था पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, तो सीटी एंजियोग्राम कराएंगे। प्रेग्नेंट लेडी में हम गैलियम स्कैन कराते हैं। ठीक है, ये डिलीवरी के बाद की कहानी पूछ रहा है तो गैलियम स्कैन होना चाहिए था पहले। ठीक है। 196, a 26-year old male presented to you in the surgical ER after penetrating injury to the right lateral chest on examination. When he inspires, the mediastinum moves to the left. And during expiration, the shift towards the left side is enhanced. What will be the most common? तो टेंशन pneumothorax, जिसके अंदर क्या होता है? ट्रेकिया डेविएट टू द ऑपोजिट साइड, और टुवर्ड्स इट साइड किस में डेविएट होता है? टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। कोलैप्स लंग एटिलेक्टेसिस के अंदर, जो कोलैप्स लंग होता है या जो पैची, जो बिल्कुल उड़ गया है एक लंग, उसमें ट्रेकिया उसकी तरफ हो जाता है। ठीक है, कोलैप्स लंग। 197, the patient on case of COPD when he walks to 100 meter he has to stop to take breath। तो एमआरसी रिगार्डिंग कंडीशन उसकी बतानी है, ग्रेडिंग बतानी है। ग्रेड 0 में सिर्फ डिस्निया होता है स्टर्नस एक्सरसाइज पे। ग्रेड 1 में जब वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा है तो फिर उसमें होगा जल्दी जल्दी चढ़। ग्रेड 2 के अंदर वॉक स्लोअर देन पीपल ऑफ सेम एज, लेकिन उसको सांस लेनी पड़ती है रुक के। ग्रेड 3 में 100 मीटर पे भी फर्क आने लग जाएगा। ग्रेड 4 में बैठे हुए भी प्रॉब्लम हो।
198, the patient has shocking history, present with a fever on X-ray, inferior right lung, lobe opacity seen with a pulled hilum of the lung slightly down. How to confirm the diagnosis? तो इसके अंदर ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, देखेंगे कोई फॉरेन बॉडी मटेरियल तो नहीं है जिसकी वजह से चॉकिंग हुई है, उसके बाद कोई मटेरियल आ गया और जिसकी वजह से हाइलर जो है वो अपनी जगह से हाइलम भी हिला हुआ है। 199, अ मैन इन द कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये दोबारा से एस्बेस्टोस। और 200 में चॉरकट लेडन क्रिस्टल जो है वो एस्थमा में आते हैं। चलें जी, 200 अबाव जो है वो अब आप लोगों ने करने हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, जो एस्परगिलोसिस होती है ना वो भी हमारे पास जो है ना उसमें भी जीनोफिल्स बार दफा आती हैं, ठीक है। तो नॉन इन्वेजिव एस्परगिलोसिस उन्होंने लिख दी है, ठीक है। इसमें भी रूल आउट करने वाली चीजें, पल्मोनरी डिजीज पेशेंट विद कफ एंड 0.5 सेंटीमीटर पेरीहाइलर नोड्यूल on microscopy xenophils both inside and peripheral most likely causes the non-invasive aspergillosis। एक बार वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर क्या डिजीज आती है, क्या क्या आता है, उसकी हिस्ट्री कैसे आती है? वैगनर्स की भूल गई है हिस्ट्री? सी एन का पॉजिटिव हो गया, ओके। और गुड पास्चर की बता दें, उस जैसी ही है वैगनर्स की भी वैसे तो। गुड पास्चर की, हाँ, हिमोप्टेसिस, हिमाचूरिया, ठीक है, फूड पास्चर के अंदर। तो वैगनस की भी ऑलमोस्ट वैसी ही प्रेजेंटेशन आएगी। कैंडिडियासिस के अंदर क्या आएगा? सूडो हाइफे आना चाहिए, हाइफे आना चाहिए, क्या आना चाहिए कैंडिडियासिस में? सूडो हाइफे, ठीक है। कैंडिडियासिस के एमसीक्यूज ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर भी इसी तरह डिफरेंट प्रेजेंटेशंस आती हैं। नमूनिया के अंदर आपके पास जो है वो आपके पास इनफिल्ट्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है। इनफिल्ट्रेट्स आने चाहिए नमूनिया के कंडीशन। ठीक हो गया, पैचेस आ जाएंगे, हाँ, वाइट पैचेस। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके। अभी कोई हम, अगर आप लोगों में से कोई नया है जिसने हमें न्यूली ज्वाइन किया है, एक तो वेलकम आपका। दूसरा हम जो है वो जब भी कोई डबल ए से टॉपिक करते हैं तो उसके अंदर हम पहले थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं एक लेक्चर में, ठीक है। वो लेक्चर जो है वो, मैं बता देती हूँ, रुक जाओ। अच्छा, अच्छा, लेक्चर्स हम देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, डॉक्टर लारा वेलकम। अच्छा, इसमें ये है कि वो जो लेक्चर हमारा एक होता है उसके अंदर हम कुछ माइनर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो डबल ए में टॉपिक्स लिखे होते हैं हम उसी को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि दीज आर द टॉपिक्स दैट आर द मोस्ट रिपीटेड वंस, ठीक है। तो उसके अंदर हम उसको डिस्कशन कर रहे होते हैं विद द एमसीक्यूज जो थोड़े बहुत उसमें आ रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। एक बात, तो सर थोड़ा सा उसका पीछे से बैकग्राउंड क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ी सी क्लियरेंस इस चीज की भी आ जाती है तो आपको थ्योरी पढ़ने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है वो एक लेक्चर हम उसके लिए गुजारते हैं, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज करते हैं। इसी तरह ही फॉर द पैथो, फिजियो और पैथो दोनों का ही होता है, एक एक लेक्चर जो है वो हम डिटेल से थोड़ा करते हैं, उसके बाद हम उनके एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्राइटेरिया है डबल ए का करने का,
ठीक हो गया। पुराने जो भी लेक्चर्स हैं सारे यूट्यूब पे गिवन है, आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। रोज के लेक्चर्स अपलोड होते हैं, डॉक्टर उमैर हैं लेक्चर्स अपलोड कर देते हैं उनको। मैं अभी ये क्लास एंड होगी मैं उनको भेज दूंगी, वो साथ ही थोड़ी देर बाद अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो जो पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब अपलोडेड है। अगर आपको आज पैथों की समझ नहीं आई है तो बीच में फिर हम कुछ एमसीक्यूज छोड़ते जाते हैं, वो इसलिए छोड़ते जाते हैं क्योंकि हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किए होते हैं, तो उस पर हम टाइम जाया नहीं करते ताकि हमारा मेजरली एमसीक्यूज कवर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वो वाला लेक्चर सुन के कल का, तो आज का आप ये एमसीक्यूज का लेक्चर सुन सकते हैं, आपके लिए फिर हेल्पफुल हो जाएगा करने में। बाकी के जो एमसीक्यूज में जो भी हम बीच में से छोड़ती जाती हूँ वो रिपीट होते हैं, वो आप लोगों ने बुक करने होते हैं क्योंकि मैंने किए होते हैं, वो रिपीट होते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए, ठीक है। रिवीजन के लिए ही सारा मसला ही रिवीजन का है। अगर उसमें रिवीजन ही नहीं होनी तो फिर कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए वो फिर मैं छोड़ देती हूँ वो वाले एमसीक्यू जो कि रिपीट है। अच्छा, तो ये एक तो क्राइटेरिया हो गया हमारा। बाकी जो पुराना मेरे साथ चल रहे हैं स्टूडेंट्स वो तो पहले ही जानते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं इसको कवर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थैंक यू डॉक्टर हाजरा एंड डॉक्टर सिद्रा। चले, अगर आप इसमें समझना है तो कौन कौन सा एमसीक्यूज था वैसे? 45 और 82। है आप पढ़ेंगे? 82 में उसने ये टॉपिक एस्थमा का पूछा है, और 45 के अंदर उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग। बाकी ये इसमें ना इक्वल एक ही बात है। अब देखो कि आईजी लेवल से पूछ रहा है तो हमने आईजी का बताना है, और अगर ये टॉपिक एस्थमा के सेल्स का पूछ रहा है तो हमने उसका बताना है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं उसको आप सेल लाइन से तो मैच नहीं कर सकते ना। इम्यूनोग्लोबिन्स को आप सेल लाइन से कैसे मैच कर सकते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स अपनी जगह है, सेल लाइन अपनी जगह है, ठीक है। चलो ओके, सही है, ठीक है। कल इंशाल्लाह सीबीएस स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास का मैं टाइम बता दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली रात को भी हो सकती है, मेरी कॉल है तो आई विल लेट यू नो, ठीक है। शाम के वक्त रख लेंगे आफ्टर, या फिर रफी की क्लास के टाइम पे रख लेंगे, ठीक है। 3 to 5 एग्जैक्टली नहीं रखूंगी, 5 to 7 में भी हो सकता है, ठीक है। तो सीवीएस नहीं, एनाटमी नहीं, सीवीएस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, सीवीएस फिजियो को कर ले इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसका एक लेक्चर होगा, वो मैं आपके साथ जो है वो करूँगी। ओके। हाँ, रात को थ्योरी की होती है, ठीक है। हम रफी की क्लास के टाइम पे कर लेंगे। रफी आप लोग पहले सुन लीजिएगा। 3 to 5 PM मेरी है, उसके बाद 5 to 7 रफी का टाइम है ना। 5 to 7 है ना हाँ रफी? जी। ठीक है, ओके रफी। नहीं, रफी का 650 से है। क्या है 6 5:30 क्या? 650 से रफी का टाइम लेती थी डॉक्टर जैनब जब लेती थी। डॉक्टर जैनब ने 650 से 8। अब नहीं, आजकल तो अभी नहीं ले रही। चलो अभी तो ठीक, हमने रिकॉर्डेड ही कल लिया है। फिर हम ना उस टाइम पे करेंगे। 5 से 6:50 लेती हैं। नहीं, वो 650 से 8 तक लेती थी। नहीं तो फिर आपकी डॉक्टर फरा की क्लास। वो 8:50 या 9 बजे होती है, कभी 8:40 पे होती है। अच्छा चलो सही है, ठीक है, ओके। तो फिर 6 to 7 भी ले सकती हूँ, नहीं तो 6:50 से ऑनवर्ड ले लेंगे, ठीक है, मैं बता दूँ। लेकिन शाम का टाइम होगा, 3 o'clock एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।